हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 2 10th क्लास बायोलॉजी, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया था। नाउ विल स्टार्ट ऑटोट्रॉफिक में ही सेकंड पार्ट है कीमोसिंथेसिस। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, सिंथेसाइज मतलब बनाना, खाना बनाना, और फोटो मतलब लाइट। यहाँ पे है कीमोसिंथेसिस। कीमो मतलब केमिकल्स को यूज़ करके उन अपना फूड सिंथेसाइज करना, बनाना। ओके, देन विल सी chemosynthesis is the process by which food or glucose is made by bacteria using chemicals as the energy source rather than sunlight। यानी कि कीमोसिंथेसिस वो प्रोसेस है खाना बनाने की, फूड बनाने की, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाने की, जिसमें कि बैक्टीरिया यूज़ करता है केमिकल्स को फॉर एनर्जी सोर्स रादर सनलाइट जो कि आपके फोटोसिंथेसिस में सनलाइट यूज़ करके एनर्जी गेन करके उसको चेंज करते हैं। यहाँ पर केमिकल्स से वो एनर्जी सोर्स गेन करते हैं, सनलाइट से नहीं। कीमोसिंथेसिस अकर अराउंड हाइपोथर्मल वेंट्स, जो आपके ओशंस के नीचे होते हैं, गर्म पानी जहाँ पे अवेलेबल होता है वहाँ पे हाइपोथर्मल वेंट्स, वहाँ से, एंड मीथेन सीप्स, वहाँ से मीथेन गैस CH4 भी निकलती है। तो डीप सी या ओशंस के अंदर जहाँ पर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती, वहाँ पर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कीमोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। दे रिक्वायर ओनली इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। ठीक है, तो उन्हें अपना खाना सिंथेसाइज करने के लिए एक तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स चाहिए होते हैं सिर्फ, और साथ में कार्बन जो कि एयर की कार्बन डाइऑक्साइड में से मिल जाती है। और उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया जिसका नेम है फेरोबैसिलस, एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। देन एक और एग्जाम्पल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया विच गेट देयर हाइड्रोजन फ्रॉम H2S। तो जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो पानी में से हाइड्रोजन लेने के बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन लेता है, और इसके बाय प्रोडक्ट बनते हैं सल्फर और वाटर। बाय प्रोडक्ट्स मतलब जो कि आउटपुट में, रिजल्ट में मिलेंगे आपको। तो एक प्रोसेस एक बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है, मेनली एक टाइप का कीमोसिंथेसिस का एग्जाम्पल यहाँ पे है, रिएक्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें से कार्बन मिलेगी फ्रॉम एयर, और साथ में हमने कहा था H2S जिसमें से हाइड्रोजन लेगा वो। तो ये कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यहाँ से हाइड्रोजन गेन करके कार्बन डाइऑक्साइड की हो जाएगी रिडक्शन एंड इट विल फॉर्म शुगर, और साथ में पानी और सल्फर जो है वो इसके दोनों क्या हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि शुगर यानी कि फूड या ग्लूकोज बनेगा, साथ में वाटर और सल्फर भी प्रोड्यूस होंगी। Okay, after autotrophic mode of nutrition, we'll see heterotrophic mode of nutrition। तो heterotrophic मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लाइक ऑटोट्रॉफ्स, तो वो दूसरों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो अब हम देखेंगे heterotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में। इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म कांट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इन दिस मोड जो न्यूट्रिशन है वो कैसे गेन करता है ऑर्गेनिज्म, पहले तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से नहीं बना सकते, दे टेक रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल्स। तो वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है, या तो प्लांट्स पे या फिर दूसरे एनिमल्स के ऊपर। तो इन्हें कहते हैं हम हेट्रोट्रॉफ्स, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स, या वही होते हैं कंज्यूमर्स। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फर्दर 3 टाइप का होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। अब स्टेप बाय स्टेप तीनों को देखते हैं। फर्स्ट है सेप्रोफाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ये वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना अब डेड और डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जो आपके ऑर्गेनिज्म डाई आउट हो जाते हैं, मर के सड़ने लगते हैं, तो वो डेड और डिकेइंग मैटर जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरियाज हैं, फंगी है, और कुछ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जैसे कि न्यूशिया, मोनोट्रोपा, ये सारे क्या हैं, सेप्रोफिटिक के एग्जाम्पल्स हैं। Saprophytic fungi and bacteria release digestive enzymes outside their body, and these enzymes break down the solid and insoluble organic food। क्या कह रहा है, जो आपके
सेप्रोट्रॉफिक फंगी है, एक एग्जाम्पल में बताया है। सेप्रोफिटिक फंगी एंड बैक्टीरिया रिलीज करते हैं उनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बॉडी से बाहर, ठीक है, बॉडी से वो जो है रिलीज करेंगे जिस भी चीज़ को उन्होंने ब्रेक डाउन करना है, और वो सारे एंजाइम्स जो हैं उस सॉलिड और इनसॉल्युबल जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, जो भी सॉलिड और इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसको सॉल्युबल फॉर्म में ले आते हैं, जैसे वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस उसके ऊपर स्क्रीट करते हैं, और ये जो सॉल्युबल फूड होता है इसको फिर वो ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे फंगी का एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है। देन ईस्ट, मशरूम, मोल्ड्स, ये सारे क्या है, सेप्रोफिटिक फंगी के एग्जांपल्स हैं। सेप्रोफाइट्स एक्ट एज डीकम्पोजर्स और रिड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम। तो ये सेप्रोफाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे एनवायरनमेंट में जो भी आपकी डेड डिकेइंग चीज़ें हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, कम्प्लीटली रिड्यूस कर देते हैं, तो इकोसिस्टम को क्लीन रखते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेचर। ओके, ये था आपका सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइट क्या होता है बच्चों, जो कि जिसके ऊपर, जिस भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो रहता है उसी में से अपना न्यूट्रिशन लेता है और उसको हार्म भी करता है, इवन कई बार किल भी कर देता है, दैट्स वाई उसको पैरासाइट बोलते हैं। तो पैरासाइट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जिसके ऊपर वो रहता है दैट इज कॉल्ड होस्ट। दे एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ देयर होस्ट एंड दे मे डैमेज और इवन किल इट इन द प्रोसेस, ठीक है। तो जिसके ऊपर वो रह रहे हैं उसको डैमेज तो हमेशा ही करते हैं और समटाइम्स उसको किल भी कर देते हैं। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट, जैसे कि कसकटा है, कसकटा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अमरबेल, और बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरस और कुछ एक फंगी, ये सब हैं पैरासाइट्स हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। पैरासिटिक बैक्टीरिया आर डिजीज कॉजिंग हैंस पैथोजेनिक। तो ज़्यादातर जो आपके पैरासाइट्स हैं ऑलमोस्ट सारे ही वो सारे के सारे डिजीज़ कॉज करते हैं, इसीलिए उनको पैथोजेंस भी बोलते हैं। ये था आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज योर होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिजम्स फीड एक्सक्लूसिवली ऑन द सॉलिड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, ठीक है। द फूड में बी अ होल प्लांट या होल एनिमल या उनका कोई एक पार्ट हो सकता है। तो क्या बोला, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, एक तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉलिड ऑर्गेनिक फूड के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, और ये जो फूड है वो आपका कोई प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, उनके कुछ पार्ट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका सारे, ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये सब होलोजोइक न्यूट्रिशन से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। So depending upon the source of food, होलोजोइक या होलोट्रॉफ्स फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। हर्बीवोर जो प्लांट्स को खाते हैं ओनली, जैसे काओ, रैबिट, हॉर्स एक्सेट्रा, और कार्निवोर जो मीट खाते हैं, मांस, फ्लैश खाते हैं, उनको मीट ईटर्स भी कहते हैं, फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर एक्सेट्रा। देन ओमनीवोर जो कि दोनों ही प्लांट्स और मीट दोनों खाने वाले होते हैं, फीड्स अपॉन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर एग्जांपल मैन, क्रो एक्सेट्रा। तो ठीक है, आई थिंक ये सब आपको पता होगा। तो ये था आपका न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम देखेंगे होलोजोइक को थोड़ा डिटेल में। तो वेरियस स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो उसमें होलोजोइक हमने कहा था एक पूरा सॉलिड सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी के अंदर लेना, उसको इनटेक करना। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं, पूरा न्यूट्रिशन मतलब वो खाना लेना, उसको कैसे डाइजेस्ट करना, उसमें से कैसे एनर्जी रिलीज होगी, तो सारा वो न्यूट्रिशन के अंदर आता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। पहले इंजेशन मतलब इनटेकिंग ऑफ फूड बॉडी के अंदर लेना, खाना जिस भी तरह से खाते हैं, और ये किस तरह से इनटेक करेंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द फूड एंड स्ट्रक्चर अडेप्टेड फॉर इंजेशन, कि वो जो खाना उसने खाना है वो कौन से साइज़ का है, बड़ा है, छोटा है, और जिस ऑर्गेनिज्म ने उसको इंजेस्ट करना है उसका कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा सिस्टम है, उस पर डिपेंड करता है। देन विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडियाज इन अमीबा, जैसे एग्जांपल दिया है कि स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, साइज पे। तो जैसे अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटा, तो उसमें वो स्यूडोपोडियाज के थ्रू खाना जो है इंजेस्ट करता है। वैसे ही पैरामीशियम जो है सीलियास के थ्रू इंजेस्ट करता है, हाइड्रा टेंटेकल्स के साथ, और जो आपका फ्रॉग है उसकी लंबी सी जीभ होती है, टंग, तो दैट इज़ कॉल्ड
प्रोट्रूजिबल टंग, तो उसके थ्रू फ्रॉग करता है कैप्चर इंसेक्ट्स को, एंड वॉल लिजर्ड भी उसी की तरह करती है। और जैसे ह्यूमंस कैसे करते हैं इनटेक, तो हैंड्स के थ्रू, हाथ से हम लेते हैं बाइट, ठीक है, हाथ से तोड़ के ही हम कोई भी चीज़ें अपने माउथ में डालते हैं। तो ये सारे तरीके हैं इंजेशन के, डिपेंडिंग अपॉन वो ऑर्गेनिज्म कैसा है और कैसा फूड उसको इनटेक करना है। आफ्टर इंजेशन खाना ले लिया, उसके बाद क्या है, उस खाने का होना है डाइजेशन। तो सेकेंड स्टेप विल बी डिजेशन। व्हाट इज डिजेशन? ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं, स्टार्च या प्रोटीन्स, वो सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होना होगा, उसके बाद ही एब्जॉर्प्शन हो पाती है। तो आफ्टर डिजेशन नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन, the process by which diffusible nutrients pass through the walls of alimentary canal into blood or lymph। तो वो प्रोसेस होती है, जैसे हमने कहा खाना डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट का मतलब सारा सिंपलर सब्सटेंसेस में हो गया कन्वर्ट। तो ये जो प्रोसेस एब्जॉर्प्शन की, इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड में डिफ्यूज़ होते हैं, मिलते हैं, जिससे कि एनर्जी मिलती है बाद में। तो दिस इज़ योर एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट इज योर एसिमिलेशन। आफ्टर एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन अकर्स। एसिमिलेशन क्या है? इट इज़ अ एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक मतलब एडिशन, सिंपलर सब्सटेंसेस जिसमें मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो एसिमिलेशन एक एनाबॉलिक प्रोसेस है बाय विच सिंपल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं और सिंथेसाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, फैट्स एट्सेट्रा। जैसे देखो, सबसे पहले इंजेस्ट किया हमने खाना, वो ब्रेक डाउन हुआ, यानी कॉम्प्लेक्स को पहले कन्वर्ट होना है सिंपल में। सिंपल में क्यों? बिकॉज उसको एब्जॉर्ब करना है ब्लड ने। एब्जॉर्ब तभी होगा अगर वो सिंपल फॉर्म में होगा। लेकिन हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फिर से आपको जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स की, जैसे जिसको हम बोलते हैं मैक्रो, मैक्रो मतलब जो बड़े अमाउंट में होते हैं, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब चीज़ें, तो ये सारे बायोमोलिक्यूल जो हैं फिर से वहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। तो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट सिंपल सब्सटेंसेस मिलकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाते हैं, उसी प्रोसेस को एनाबॉलिक बोलते हैं। तो एसिमिलेशन भी क्या है? एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ओके, आफ्टर एसिमिलेशन इजेशन अकर। अब सारा खाना एब्जॉर्ब हो गया, सारे जो आपको बायोमोलिक्यूल्स जहाँ चाहिए थे वहाँ पहुँच के सब मिल गया। उसके बाद होता है आपका इजेशन, यानी कि जो भी आपका वेस्ट है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ फिशेज विच ऑल्सो कंटेन एक्सेस ऑफ वाटर एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यानी कि जो भी खाना डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा, जिसको फिशेस कहते हैं, उसमें काफ़ी सारा पानी और काफ़ी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, तो वो सारा एक्सपेल हो जाता है बॉडी से। दिस प्रोसेस कॉल्ड इजेशन। ओके, तो देखा हमने न्यूट्रिशन के दोनों टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटेरोट्रॉफिक को डिटेल में। आफ्टर दैट एक एग्जांपल लेंगे हम न्यूट्रिशन का लोअर ऑर्गेनिज्म में, और उसके बाद देखेंगे हायर ऑर्गेनिजम्स यानी कि ह्यूमन में। तो पहले है न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है अमीबा का, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। तो अमीबा क्या है? अमीबा एक तो होलोजोइक है। होलोजोइक मतलब उसमें न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है दैट इज़ होलोजोइक, एंड इट इज़ ओमनीवोरस। तो ये दोनों ही तरह के प्लांट और इंसेक्ट्स वगैरह सबको खाता है। तो अमीबा एक होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने वाला है और ओमनीवोरस है। इट फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, पैरामीशियम एट्सेट्रा। क्योंकि खुद भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो ऑब्वियसली अपने से छोटे ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को इंटेक करता है। और इसका मैकेनिज्म कैसा है, किस प्रोसेस से वो इसमें न्यूट्रिशन होता है, तो दैट इज फैगोसाइटोसिस। ठीक है, दैट इज मैकेनिज्म इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब एक होता है पिनोसाइटोसिस। पिनो मतलब पानी का इंटेक और फैगोसाइटोसिस मतलब फूड का इंटेक। ठीक है, तो ये फैगोसाइटोसिस जो होते हैं फर्दर एंडो और ऑक्सो यानी कि बाहर निकालना, और एंडो मतलब अंदर। तो फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस दो टाइप्स की होती है, फैगो एंड पिनो। फैगो मतलब फूड का इंटेक। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं अमीबा में फूड का इंटेक कौन सी प्रोसेस से होता है? फैगोसाइटोसिस से होता है। और इसमें भी वही सारे स्टेप्स होंगे जो होलोजोइक में होते हैं। फर्स्ट इंजेशन, तो कैसे इंजेस्ट करता है, कैसे इंटेक करता है फूड को? विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडियाज। स्यूडोपोडियाज आर कॉल्ड द फॉल्स फीट, है ना, जिसे ऐसा लगता है वो मूव कर रहा है, उनको स्यूडोपोडियाज बोलते हैं। तो उनके थ्रू ये मूव करता है और उनके थ्रू ही ये एनगल्फ करता है अपने खाने को। तो मोड ऑफ इंजेशन इज सर्कमवेलेशन। तो जिस प्रोसेस से वो इंटेक करता है उस प्रोसेस का नाम है सर्कमवेलेशन।
कैसे बनाता है अभी फिगर से समझेंगे। फूड पहले अपने स्यूडोपोडियास खोलता है, एक फूड कप की शेप लेता है जिसके अंदर फूड वैक्यूल्स होता है जिसको फैगोजोम कहते हैं, और उसमें वो इनटेक कर लेता है फूड पार्टिकल को। फूड पार्टिकल अंदर एंटर हो गया, उसके बाद होना है उसका डिजेशन। तो ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है और वैक्यूलर डाइजेशन है, क्योंकि जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर ही ये सारा डिजेशन होता है। देन आफ्टर डिजेशन एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन कौन सी प्रोसेस होती है? बाय डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस आपको पता होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ जो चीज़ें मूव करती हैं इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो बाय डिफ्यूजन इसमें एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होता है, और जो भी खाना ये इसके अंदर डिफ्यूज़ होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारी बॉडी पार्ट्स में, स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, उसकी वजह से सारे की सारी बॉडी पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन हो जाती है थ्रू डिफ्यूजन, और इस प्रोसेस का नाम होता है साइक्लोसिस। ओके, आफ्टर डाइजेशन एंड एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन इजेशन टेक्स प्लेस। अब खाना सारा डाइजेस्ट होने के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वेस्ट मटेरियल, वो सारा बॉडी से एक्सपेल होना है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। तो अमीबा हैज़ नो एनस, ठीक है, एनस नहीं जिसके थ्रू वो बाहर निकल सकता है, पता ना, एक ही सेल का है, यूनिसेल्युलर। सो इजेशन कैन अकर एट एनी पॉइंट ऑन बॉडी सर्फेस, तो किसी भी जगह से इजेशन हो सकता है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन फूड वैक्यूल हैज़ ओनली अनडाइजेस्टेड फूड विच इज़ हैवियर देन साइटोप्लाज्म। सो ड्यूरिंग एमोबॉइड लोकोमोशन, अमीबा का जो मोशन करने का, मूवमेंट करने का तरीका है, दैट इज कॉल्ड एमोबॉइड लोकोमोशन। तो इट लेफ्ट बिहाइंड एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच बर्स्ट मोमेंटरली टू इजेस्ट इट एंड देन रीजनरेट्स इट। हाउ इट हैपन्स, लुक एट ये आपका अमीबा का स्ट्रक्चर है, एक ही सेल है, बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये जो लोकोमोशन करता है, मूवमेंट, वो करता है स्यूडोपोडियास के थ्रू। तो बाहर कहीं अगर जैसे सेंस करता है कि फूड पार्टिकल्स है, वैसे अपने स्यूडोपोडियास को इस तरह से खोलता है और उस फूड पार्टिकल को अंदर एनगल्फ कर लेता है। तो जैसे फूड पार्टिकल अंदर चला जाता है फूड वैक्यूल में, वहाँ पर जाकर इसकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से डाइजेशन हो जाती है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन सब कुछ हो जाता है। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है उसको इसी तरह से किसी भी एक एंड से स्यूडोपोडियस खुलते हैं। और क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जो ये अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये साइटोप्लाज्म से हैवी होता है, तो वो अपना मूव करता रहता है अपनी बॉडी आगे, और ये अनडाइजेस्टेड फूड वहीं पर रह जाता है और अपने स्यूडोपोडियस को जरा सा वहाँ से ओपन करता है और फूड वहीं रह जाएगा। तो जैसे ये खोलता है स्यूडोपोडियस, यहाँ पे मेम्ब्रेन का एंड होता है, तो मेम्ब्रेन जो है थोड़ी सी टाइम के लिए वो बर्स्ट फट जाती है, उसमें से निकल जाता है और फिर से वो अपने आप को रीजनरेट कर लेती है, फिर से वो बंद हो जाती है। तो इस तरह से सारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है अमीबा के अंदर। वैसे पैरामीशियम में भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें सेल हैज़ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इट एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। जैसे अमीबा में कहीं से भी आ जाता है, उसमें एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ से इनटेक करता है वो फूड को। तो जो फूड है वो मूव्स करता है इस स्पॉट तक, कैसे? बाय द मूवमेंट ऑफ सीलियाज। जैसे यहाँ पे मूवमेंट होती है स्यूडोपोडियाज की, उसमें नंबर ऑफ सीलियाज होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, उसकी वजह से वो मूवमेंट होती है, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। तो जो सीलियाज हैं वो पूरे उसके सरफेस पे होते हैं, तो उससे वो मूव करता है और उसी से जो है वो फूड को उस पर्टिकुलर स्पॉट तक लेके जाता है जहाँ पर डिजेशन होता है। तो ये था आपका लोअर ऑर्गेनिज्म में कैसे न्यूट्रिशन होता है। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन हायर ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ विल सी न्यूट्रिशन इन हायर ऑर्गेनिज्म। सो ह्यूमन बींग्स से एग्जाम्पल लेंगे। इन हायर ऑर्गेनिज्म द न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड इन अ स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जैसे हम अपनी ही बात करते हैं ह्यूमन की, तो हमारे अंदर एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है जिससे कि सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। तो जो हमारा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली दो पार्ट्स में है, वन इज़ एलिमेंट्री कैनल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो पहले एलिमेंट्री कैनल को देखते हैं। एलिमेंट्री कैनल जो है उसी का नाम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गट लाइनिंग भी उसी को कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गट। ओके, तो एलिमेंट्री कैनल के बारे में थोड़े से पॉइंट्स देखेंगे। ये ऑलमोस्ट लेंथ इसकी 8 to 10 मीटर्स होती है लॉन्ग, और इसका डायमीटर जो है सब जगह पे सेम नहीं है। ऊपर एसोफेगस है, कम है, बीच में जाएंगे स्टमक तो वाइडर हो जाता है, तो इट कीप्स ऑन वेरिंग, एक फिक्स डायमीटर का नहीं है। अब एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स देखते हैं।
माउथ, देन बक्कल कैविटी, देन फेरेक्स, देन ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। इन सब के हम डिटेल में देखते हैं इनके बारे में। फर्स्ट है माउथ। माउथ से क्या करते हैं, इंजेक्शन, खाना लेते हैं। इसे हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। कैविटी होती है कोई भी खाली जगह, है ना। ओरल मतलब जो मुंह के थ्रू होती है उसको ओरल बोलते हैं। तो ओरल कैविटी है माउथ एक सॉर्ट ऑफ, इसमें एक स्लिट है, एक कट समझ सकते हैं, जो कि ओपनिंग प्रोवाइड करता है, जिससे हम जैसे दोनों लिप्स को हम मूव करते हैं तो एक ओपनिंग बनती है, स्लिट लाइक ओपनिंग बिटवीन द लिप्स। ओके, देन माउथ ओपन्स इनटू अ कैविटी कॉल्ड बक्कल कैविटी। आप बिल्कुल माउथ के एंड में देखोगे तो जहाँ से माउथ खुलता है उस कैविटी को बोलते हैं बक्कल कैविटी। ये स्पेस है ना, स्पेस जो कैविटी को बोला गया, दैट इज सॉर्ट ऑफ स्पेस। और इसको हम इस सारे स्पेस को अगर कंसीडर करते हैं एक रूम की तरह, तो जो रूम की छत है यानी कि माउथ का ऊपर वाला सर्फेस इनसाइड से हम देखें, दैट इज रूफ इज कॉल्ड पैलेट। ठीक है, तालू भी जिसको बोलते हैं पैलेट। देन वॉल्स हो गई चीक, और फ्लोर हो गया टंग, और टीथ और गम्स भी इसी के पार्ट्स हैं। तो ये सारा है आपका माउथ के अंदर प्रेजेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सबको डिटेल में देखते हैं। पैलेट, पैलेट मैंने कहा अभी जो आपका ऊपर वाला है ना, जिसको तालू भी बोलते हैं हिंदी में। अभी रूफ बोला हमने। अगर सारे माउथ को हम एक स्पेस की तरह, एक रूम की तरह कंसीडर करते हैं तो अपर मोस्ट पार्ट जो हुआ दैट इज योर पैलेट। तो ये क्या होता है, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। इसके दो सेक्शंस हैं, एक हार्ड पैलेट और एक सॉफ्ट पैलेट। अगर आप टंग से ऊपर की तरफ टच करो अपने तालू में, अपने पैलेट में, तो जहाँ टच करोगे आपको सॉफ्ट सा पोर्शन लगता है, वो बना होता है किसका, सॉफ्ट टिश्यूज़ का। और वो उसके पीछे हम उसके और ऊपर चेक करें तो काफ़ी हार्ड पोर्शन है, तो दैट इज़ कॉल्ड हार्ड पार्ट ऑफ पैलेट, जो कि बना होता है बोन का, दैट इज़ होल बोनी स्ट्रक्चर। और सेपरेटिंग ओरल कैविटी विद बक्कल कैविटी, तो जो पैलेट क्या करता है वो एंड में देखें हम तो ये सेपरेट करता है ओरल कैविटी को, किससे, ओरल कैविटी मतलब माउथ को बक्कल कैविटी से। देन नेक्स्ट कम्स योर टंग। टंग क्या है, इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। जैसे हमने कहा तो ओरल कैविटी अगर एक रूम की तरह है तो ये फ्लोर का रूप है एक तरह से टंग। इट इज़ रफली ट्रायंगुलर, इस शेप की होती है। इट इज़ रेड थिक मस्कुलर ऑर्गन। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये है इसका बेस, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला और एंटीरियर मतलब आगे वाला। तो पीछे वाला बेस काफ़ी ब्रॉड है, एपेक्स जो उसकी नोक से आगे वो दैट इज़ योर एंटीरियर पार्ट। तो जो एंटीरियर या एपेक्स पार्ट है वो मोबाइल है, मूव कर सकता है, टंग यहाँ से मूव कर सकती है। लेकिन जो पोस्टीरियर पीछे वाला बेस है दैट इज स्टेशनरी, दैट कांट मूव, वो आपका कनेक्टेड होता है पीछे। टंग इज अटैच टू लोअर जॉ बाय अ फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फ्रेनुलम लिंगुआए, और इसी को फ्रेनुलम भी कहते हैं। अगर आप टंग को उठाओ और अब शीशे में चेक करो तो नीचे से वो जुड़ी होती है, तो जैसे आपको मिड लाइन सी दिखती है उसी को बोलते हैं फ्रेनुलम, या उसी को फ्रेनुलम लिंगुआए बोलते हैं, लिंगुआए फ्रेनुलम भी बोलते हैं। तो दैट इज इंपॉर्टेंट नेम, यू हैव टू रिमेंबर दिस। देन ऑन अपर सर्फेस ऑफ टंग मैनी कोनिकल प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड पेपिले, या उनको उसी को टेस्ट बर्ड्स भी उन्हीं के अंदर होते हैं। तो जो अपर सरफेस है टंग का, उसमें आप ध्यान से देखोगे तो छोटे छोटे से कोनिकल प्रोजेक्शन से खड़े खड़े से डॉट दिखाई देंगे आपको प्रोजेक्शंस, और उन्हें क्या बोलते हैं, पेपिले। और जो कुछ सम पेपिले हैं उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बर्ड्स वही 4 टाइप्स के, स्वीट, सॉल्टी और सार एंड बिटर। वैसे पेपिले भी 4 टाइप्स के होते हैं, फंगी फॉर्म पेपिले, फिली फॉर्म पेपिले, फोलिएट, देन सर्कम्युलेट पेपिले। डिफरेंट टाइप के पेपिलेज हैं, और इसमें जैसे एक ही में डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं अवेलेबल। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ टंग। टंग के क्या क्या फंक्शन है। फॉर क्लीनिंग मूवमेंट्स, जैसे आप टंग को घुमा के, अगर आपके कभी टीथ में कुछ स्टक हो गया है तो आप टंग घुमा के उसको निकाल भी लेते हो, तो क्लीनिंग मूवमेंट्स भी करता है। देन इट मिक्सेस फूड विद सलाइवा, फूड को मिक्स करता है सलाइवा के साथ। हमें टेस्ट भी बताती है टंग, बोलने में, स्पीच में भी हेल्प करती है, और कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं उसको स्वलो करने के लिए भी हेल्प करती है। ओके, ये देखते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर। ये है आपका अपर जॉ, जिसका दूसरा नाम होता है मैक्सिला, और लोअर जॉ को बोलते हैं मैंडिबल, मैक्सिला मैंडिबल। और जो ऊपर ये जॉ के ऊपर वाली मेन बोन होती है हड्डी, दैट इज कॉल्ड मैक्सिलरी बोन। और ये है आपका टूथ का स्ट्रक्चर। तो टूथ के 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। जो बाहर हमें दिखाई देता है दैट इज क्राउन, उसके नीचे ये वाला पार्ट जहाँ गम होता है दैट इज कॉल्ड नेक, और जो भी पार्ट हमें नहीं दिखता दैट इज रूट। ठीक है, और जो ऊपर वाला क्राउन है इसमें होता है इनेमल, और ये बीच वाला जो ग्रीन कलर में दिखाया है यहाँ पे है वो डेंटाइन,
और जो यहाँ पे ब्राउनिश कलर से दिखाया है दैट इज़ पल्प। तो सिर्फ हमारे टीथ में ये पल्प वाला पार्ट है, लिक्विड सा पार्ट है, ब्लड वेसल सिर्फ इसी में होती है, नर्व्स भी इसी में होती हैं, और सिर्फ ये वाला पार्ट जो होता है वो लिविंग होता है। यानी कि जब भी आपको दांत में दर्द होती है तो दैट मीन्स कि आपकी जो कैविटी या कुछ भी है वो इस पल्प तक पहुँच गया है। ठीक है, पल्प थोड़ा सा भी ओपन होगा अगर आपका, तभी आपको पेन फील होगी, क्योंकि बाकी वाला ये सारा नॉन लिविंग है। ओनली पल्प इज़ द लिविंग पार्ट, उसी के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। फिर ये बाहर जो आपको दिखाई देता है इसमें वो दैट इज़ गम, और जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड सीमेंटम। तो टूथ क्या है, एक मैस्टिकेटिंग स्ट्रक्चर है। मैस्टिकेटिंग मतलब इसे चबाने के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं। और इसके 3 पार्ट्स हैं, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन है एक्सपोज्ड पार्ट जो बाहर दिखाई देता है, नेक मिडिल पार्ट है, रूट जो है वो एम्बेडेड होती है सॉकेट में, है ना, जो बिल्कुल सॉकेट शेप के अंदर बिल्कुल बिल्कुल अंदर तक नीचे घुसी होती है, तो रूट है एम्बेडेड इन द सॉकेट। ओके, आप देखते हैं डेंटिशन। ह्यूमन में डेंटिशन कितने टाइप का होता है। डेंटिशन मतलब दांतों के बारे में, दांत किस किस टाइप के होते हैं। तो हमारे जो डेंटिशन है वो 3 टाइप्स का है, डाइफोडोंट, हिट्रोडोंट एंड थीकोडोंट। अब इनकी मीनिंग समझते हैं। डाइफोडोंट मतलब डाई मतलब 2, यानी कि हमारे जो दांत हैं वो पूरे हमारे लाइफ स्पैन में 2 बार आते हैं। 2 सेट ऑफ टीथ इन कंप्लीट लाइफ स्पैन। पहला होता है आपका डेसिडस टीथ बोलते हैं, जिसको हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं, ये होता है आपका फर्स्ट सेट ऑफ टीथ। और सेकंड होता है आपका परमानेंट टीथ। तो ये 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं हमारे पूरे लाइफ स्पैन में, इसलिए जो हमारा डेंटिशन है वो डाइफोडोंट टाइप का है। सेकंड है हिट्रोडोंट। हिट्रो मतलब डिफरेंट। तो हमारे जो दांत हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो 4 टाइप्स के दांत हैं हमारे माउथ में, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इंसीजर अगर एक जॉ की बात करें तो एक जॉ में 4 इंसीजर हैं, शार्प होते हैं, चीजल शेप के होते हैं, बाइटिंग और कटिंग में हेल्प करते हैं। कैनाइन्स एक जॉ में 2 होते हैं, शार्प और डैगर शेप के होते हैं। खाने जैसे मांस खाने वालों के बहुत शार्प कैनाइन्स होते हैं, क्योंकि वो टीयरिंग फाड़ने के काम आते हैं, जैसे मांस को टीयर करते हैं। देन प्रीमोलर्स एक जॉ में 4 हैं, ब्रॉड और कस्प्ड होते हैं, च्यू और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। वैसे मोलर्स का भी सेम फंक्शन और सेम ही शेप होती है, ब्रॉड एंड कर्व्ड, और वो भी च्यू और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हिट्रोडोंट, इनकी 4 डिफरेंट टाइप, वैरायटी ऑफ टीथ मीन्स हिट्रोडोंट। देन थर्ड इज थीकोडोंट। थीकोडोंट मतलब जो हमारे दांत हैं वो इम्बेडेड हैं एक बोनी सॉकेट में, ऐसे बिल्कुल धंसे हुए हैं। तो उस टाइप के जो टीथ हैं दैट इज कॉल्ड थीकोडोंट। तो हमारा डेंटिशन, ह्यूमन डेंटिशन जो है वो 3 टाइप का है, थीकोडोंट, हिट्रोडोंट एंड डाइफोडोंट। और आगे देखते हैं, टीथ हैज़ 4 लेयर्स। तो 4 लेयर होती हैं टीथ के ऊपर, इनेमल, डेंटाइन, पल्प और सीमेंटम। इनेमल जो कवरिंग है सिर्फ क्राउन की, डेंटाइन और पल्प जो है वो कवरिंग है पूरे क्राउन और रूट की, और सीमेंटम जो है सिर्फ रूट है नीचे वाला पार्ट, और पल्प सिर्फ एक पल्प ही है, एक ओनली पार्ट ऑफ टीथ विच इज़ लिविंग। तो इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, दिस पार्ट इज डेंटाइन, दिस सेंट्रल इज पल्प एंड दिस इज योर इनेमल। और ये सारा जो है बाहर से ये वाला पार्ट दिखाई देता है ना, क्राउन वाला इनेमल है, होती की कोटिंग होती है इसके ऊपर, और सीमेंटम जो नीचे रूट वाला पार्ट है। तो ये उल्टी तरह से बनाया है। ओके, देन डेंटिशन किस तरह का है हमारे अंदर। तो देखो ये मिल्क टीथ और ये परमानेंट टीथ, इसको डेंटल फॉर्मूला भी कहते हैं। तो अगर आप अपने माउथ को ऐसे 4 बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर सेंटर से ऐसे डिवाइड करें और दोनों जॉस को डिवाइड करें इस तरह से, तो आपको 4 पोर्शंस मिलेंगे। तो अब सेंटर की तरफ से देखेंगे तो मिल्क टीथ जो हैं, तो देखो सेंटर से लेफ्ट की तरफ देखें तो 2 टीथ हैं इंसीजर, वैसे राइट में भी 2 इंसीजर हैं, देन 1 canine 1 canine, और प्री मोलर्स नहीं होते मिल्क टीथ में, और 2 मोलर्स होते हैं। तो जैसा अपर जॉ में होता है सेम ही लोअर जॉ में होता है, सबको आप काउंट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 20। तो ये मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला है, और ये परमानेंट टीथ का। वैसे ही अपने माउथ को अगर सेंटर से भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करें और लोअर अपर जॉ को भी डिवाइड करें, तो देखेंगे एक तरफ यानी कि राइट या लेफ्ट किसी में भी ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 2 आपके इंसीजर हैं एक तरफ, 1 canine है, 2 प्रीमोलर्स हैं, 3 मोलर्स हैं, और सेम ऐसा ही दूसरी तरफ भी है। और ये पूरा जॉ में जो ऊपर है वही सेम स्ट्रक्चर नीचे वाले जॉ में है। तो सारे परमानेंट टीथ मिला के बनते हैं आपके 32। ओके, आफ्टर इंजेक्शन जब आप इनटेक कर लेते हो खाने को माउथ से, देन इट गोज़ टू फेनिक्स। फेनिक्स क्या है, एक फनल शेप का पैसेज है जहाँ पर कि
एयर और फूड दोनों आते हैं। तो कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। नोज के थ्रू एयर आती है, सीधा फेरेंक्स में जाती है। माउथ के थ्रू फूड आता है, फेरेंक्स में जाता है। तो फेरेंक्स इज द कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, इसके दो ओपनिंग्स होती हैं। इट हैज़ टू अपर्चर, वन इज ग्लॉटिस एंड वन इज गलेट। ग्लॉटिस क्या है? इट लीड्स इनटू द वॉइस बॉक्स या विंड पाइप में मिलता है जाके। और गलेट क्या है? इट लीड्स इनटू द ईसोफेगस एंड ओपन्स ओनली ड्यूरिंग स्वलोइंग ऑफ फूड बॉल्यूज। तो जब आप खाना खाते हैं तो उस टाइम पे वो विंड पाइप की तरफ ना जाए, तो उस टाइम पे जो गलेट है सिर्फ उस टाइम पे खुलता है ताकि खाना जो है सीधा आपका ईसोफेगस में जाए, ना कि विंड पाइप में। तो जब भी आप खाना स्वलो करते हैं सिर्फ उस टाइम इसकी ओपनिंग होती है। ओके, देन फेरेंक्स में कोई भी डाइजेशन नहीं होती बिकॉज इसके पास कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं है। ओके, देन कम्स योर ईसोफेगस। तो माउथ के बाद एलिमेंट्री कैनल में सेकेंड वन इज योर ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? तो ईसोफेगस इट इज़ अ लॉन्ग नैरो एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इट पासिस थ्रू नेक एंड थोरैक्स एंड ओपन्स इन स्टमक। ठीक है, ये आपका नेक से होते हुए गले को बोलते हैं थोरैक्स कैविटी जिसी को बोलते हैं। उसके बाद जाके सीधा ये स्टमक में ओपन होती है। इसके पास भी कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं है, इसलिए ईसोफेगस में भी कोई डाइजेशन नहीं होती है। इसका काम क्या है? ये अलाउ करती है पैसेज ऑफ फूड को अंदर जाने में हेल्प करती है। और किस तरह से करती है? मूवमेंट ऑफ फूड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेजियल मसल्स कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो खाना जो है ईसोफेगस में कैसा जाता है? जो वो आपकी फूड पाइप है, ईसोफेगस है, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और इस तरह से रिलैक्स करती है। तो इस तरह की मूवमेंट की वजह से जो खाना है वो नीचे की तरफ जाता है। इस प्रोसेस को पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं और इसी मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं, जो ईसोफेजियल मसल्स की वजह से होती है। ओके, देन आफ्टर ईसोफेगस नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का स्टमक। स्टमक क्या है? इट इज़ अ थिक मस्कुलर जे शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड ऑफ अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में। ठीक है, जो आपका लोअर पार्ट स्टमक का पार्ट नीचे वाला होता है दैट इज कॉल्ड एब्डोमेन, तो उसके अपर पार्ट के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। थिक है, मस्कुलर है, मसल्स का बना है और जे की तरह इसकी शेप है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। मैकेनिकल चर्निंग एंड केमिकल डाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है? सारा खाना जैसे चर्निंग होती है मिक्सी में, बिल्कुल वैसे ही चर्निंग होती है। तो मैकेनिकल मूवमेंट्स होती हैं, खाना पूरी तरह से यहाँ पे घूमता है, चर्न होता है। और यहाँ पे क्योंकि काफ़ी केमिकल्स होते हैं प्रेजेंट, तो केमिकल डाइजेशन यहाँ पर टेक प्लेस होती है स्टमक में। स्टमक के 4 पार्ट्स हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। कार्डियक क्या है? कार्डियक नाम देखो, आपको कार्डियक नाम होता है आपका जो भी हार्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये स्टमक का सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो कि बहुत क्लोज है किसके? हार्ट के। दैट्स वाई इट्स नेम इज कार्डियक। इट इज़ रिलेटेड टू ईसोफेगस। ऊपर की तरफ से आएंगे तो ईसोफेगस के साथ में जो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट है दैट इज योर कार्डियक। नेक्स्ट पार्ट है फंडस, उसके बाद वाला पार्ट है बॉडी और लास्ट पार्ट है इसका पाइलोरिक। तो पाइलोरस भी बोलते हैं इसको या पाइलोरिक भी है। ये पार्ट कहाँ पे खुलता है आगे जाके? डियोडनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके बाद जाके सीधा कनेक्ट होता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में विच इज डियोडनम। ओके, देन डाइजेस्टिव सिस्टम हैज स्फिंक्टर एट सम पर्टिकुलर लोकेशन। तो थोड़ा सा स्फिंक्टर्स के बारे में देखते हैं। देखो खाना जो है सीधा ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इसोफेगस स्टमक से होकर नीचे की तरफ। अगर ये वापस भी आ सकता है, ठीक है, कुछ केसेस में हो जाता है जब आपका स्फिंक्टर ओपन रह जाते हैं, जैसे कभी वॉमिट वगैरह आती है, तो उसके अलग अलग रीजंस हैं। तो स्फिंक्टर क्या होता है? बेसिकली एक ऐसे सर्कुलर ओपनिंग होती है और इसके साथ में ये सारी मसल्स एसोसिएटेड हैं। ये मसल जो है ये इसको कॉन्ट्रैक्ट और ओपन करती हैं। तो ठीक है, ये सर्कुलर शेप का होता है, जैसे कि यहाँ ईसोफेगस से आ रहा है, जैसे ये ईसोफेगस से आ रहा है यहाँ पे जाके और उसके बाद स्टमक में जाएगा। ईसोफेगस खुलती है स्टमक के कौन से पार्ट में? ऊपर जो कार्डियक पार्ट है, तो उसके बीच में एक स्फिंक्टर होता है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रो ईसोफेजियस स्फिंक्टर। गैस्ट्रो मतलब स्टमक वाली चीज़ों को हम गैस्ट्रो वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये स्फिंक्टर यहाँ पे है, ये क्या किसके लिए होता है? कि जो खाना है वो वापस ऊपर की तरफ ना चला जाए। तो ये स्फिंक्टर का काम है, जैसे खाना नीचे जाएगा ये क्लोज हो जाता है ताकि खाना वापस ना जाए। कुछ केसेस में कुछ खाना पे या एसिडिटी वगैरह ज़्यादा हो जाए तो उस केस में कई बार ये मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं करती और थोड़ा स्फिंक्टर आपका ओपन रह जाता है, जिसकी वजह से खाना जो है वॉमिट के रूप में ऊपर की तरफ चला जाता है। अदरवाइज इस स्फिंक्टर का काम है यूनि यानी कि एक ही तरफ को खाने का पैसेज रखना। ओके, स्फिंक्टर मसल्स क्या करती हैं? कंट्रोल या रेगुलेट करती हैं स्फिंक्टर की ओपनिंग और क्लोजिंग को, कि कब उसको खुलना है कब बंद होना है। तो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में गैस्ट्रो ईसोफेजियस स्फिंक्टर,
पाइलरिक पार्ट ऑफ स्टमक, जो सबसे नीचे वाला पाइलरिक पार्ट है, ये जाके खुलता है किसमें, ड्यूोडेनम में। तो पाइलरिक पार्ट ऑफ स्टमक और ड्यूोडेनम के बीच में भी एक स्फिंक्टर होता है यहाँ पर। ओके, देन स्टमक स्टोर्स फूड फॉर एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स, डिपेंडिंग अपॉन कैसा खाना है, कितना उसको डाइजेशन होने में टाइम लगेगा, बट रफली स्टमक जो है 4 से 5 घंटे तक खाना उसमें रहता है। इट हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जहाँ पे की सारी डाइजेशन होती है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। आफ्टर स्टमक नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये लॉन्ग नैरो ट्यूब शेप का स्ट्रक्चर होता है, अबाउट 6 मीटर इसकी लेंथ होती है, और ये क्वाइल्ड होता है, काफ़ी हाई क्वाइलिंग होती है, एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। तो डायमेंशन वाइज तो ये बहुत लार्ज है, लार्जेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट है, बट अरेंजमेंट वाइज स्मॉल है, क्योंकि छोटे से स्पेस में ये हाईली क्वाइलिंग करके रखा गया है, दैट्स व्हाई इट इज़ नेम्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं। पहला है ड्यूोडेनम, सेकेंड इज जेजुनम, थर्ड इज इलियम। तो ड्यूोडेनम जो है वो पाइलरिक पार्ट जो स्टमक का है वो ओपन होता है, इसमें ये सी शेप का होता है, इसमें कोई भी क्वाइलिंग नहीं होती। सेकेंड इज जो जेजुनम, मिडिल पार्ट है और सबसे ज़्यादा हाईली क्वाइल्ड है। देन इलियम, ये भी क्वाइल्ड है पर उतना नहीं जितना कि जेजुनम है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये ओपन होता है किसमें, इसके बाद आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसका फर्स्ट पार्ट होता है सीकम, तो इट ओपन्स इनटू द सीकम। तो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है इसमें भी, इलियम में और सीकम में, जिसको बोलते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। इट हैज़ ऑल्सो 3 पार्ट्स, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। डायमेंशन वाइज ये स्मॉल है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, बट अरेंजमेंट वाइज ये बिग है, काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करती है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है सीकम, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें एक इनवर्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, दैट इज़ कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इस टाइप से होता है ये पाउच शेप का, और यहाँ पर एक ऐसी लंबी सी प्रोजेक्शन होती है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये जो अपेंडिक्स होता है ये आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब ये है या नहीं है, इसका ज़्यादा यूसेज नहीं है। तो आपने कई बार सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन, जिसमें किसको कट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सीकम का पार्ट है। देन नेक्स्ट इज और कॉलन। तो देखिए ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये वाला जो अपवर्ड पार्ट है दिस इज कॉल्ड असेंडिंग कॉलन, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, हाईली फोल्ड्स, ये जो सारी यहाँ पे शेप्स दिख रही हैं फोल्ड्स हैं ये। तो असेंडिंग कॉलन, एंड दिस सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कॉलन, और जो डाउनवर्ड है दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग कॉलन। इसके बाद ये है यहाँ पर है रेक्टम, देन योर एनल कैनल, देन एनस। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज रेक्टम। तो रेक्टम का काम क्या है, इट स्टोर द अनडाइजेस्टेड मैटर इन द फॉर्म ऑफ फीशिस, और ये ओपन होती है एनल कैनल में, और उसके बाद आता है आपका एनस। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो एनस का है ये भी एक स्फिंक्टर की तरह है, एनल स्फिंक्टर बोलते हैं इसको। इसमें जो ऊपर वाली मसल्स हैं, इंटरनल मसल्स, ये होती है इनवॉलेंट्री, ठीक है, अपने आप ये खुलेंगी और बंद होंगी, लेकिन जो बाहर वाली हैं एक्सटर्नल मसल्स ये वॉलेंट्री हैं, इसकी वजह से आप खुद भी इसको होल्ड करके रख सकते हो यहाँ पर। तो ये था सारा आपका एलिमेंट्री कैनल के बारे में। अब इसके बाद का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।